हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइंस क्लास 8th सीजी बोर्ड है ना। सोशल साइंस। तो सबसे पहले सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस क्या होता है, और इसके सामने कुछ लगा है सोशल। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गणित में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं गणित में, ये क्या है वन है, ठीक है, और ये क्या है मतलब यहाँ पे इनहित प्लस वन होता है। वैसे क्या है, ये साइंस है, ठीक, साइंस है, साइंस नहीं रहता जो हम लोग पढ़ते हैं, भले साइंस बोलते हैं लेकिन वो साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस होता है। जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें नेचुरल साइंस रहता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, ठीक है, बाद में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, और फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसके हिसाब से हमारा शरीर चलता है वो पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग का जो शरीर है एक बॉडी के जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, बल वल पढ़ते हैं, ठीक है, ये पढ़ते हैं। वैसे ये इसको साइंस को नेचुरल साइंस बोलते हैं। जैसे 1 के आगे 0 नहीं लिखा रहता है फिर भी समझ जाते हैं, वैसे साइंस के आगे नेचुरल साइंस है। लेकिन ऐसा साइंस जो आर्टिफिशियल हो, जो लोगों के द्वारा बनाया हुआ साइंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है, सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब अभी समाज। तो समाज का जो सोचते हैं और उसके हिसाब से जो समझने का तरीका बनाते हैं, तरीका किसका, समझने का, किसको समझने का, समाज, दुनिया को, लाइफ को, वर्ल्ड को। तो वो जो तरीका होता है जो समझते हैं जिसके, उसको वो आता है सोशल साइंस में। और उस तरीके से हम दूसरे लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, क्या तरीका सीखते हैं, दूसरों के साथ रहने का तरीका सीखते हैं। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति रहते हैं और वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जाति के हो सकता है, धर्म का हो सकता है, भाषा का हो सकता है, नस्ल का हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग नस्ल के रहते हैं लेकिन उनको साथ में रहते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग कौन सा, एक आर्टिफिशियल या फिर सोशल साइंस पढ़ते हैं। और इसी में इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, ये आदमी है, एक साइंस से कैसे करके सोशल साइंस का एनिमल बनता है ये पता चलता है। क्योंकि स्टार्ट में एक बायोलॉजिकल आदमी रहता है, मम्मी से पैदा होता है पेट से, कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसका दिमाग बढ़ते जाता है। और इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन होता है, फिर वो बहुत कुछ सीखता है। पहले आग से खेलना सीखता है, फिर वो व्हील से, फिर वो खेती करना सीखता है, फिर व्यवसाय करना सीखता है, फिर अपना कुछ संस्कृति बनाता है। तो ये जो जर्नी है, ये जो पूरा जर्नी है वो कहता है सोशल साइंस है, और वो सिविक्स में है। तो ये जो लोग हैं, जो जर्नी है, उसी को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक। और वो लोग कैसे करके एक दूसरे पे बिहेव करते हैं वो हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं। और ये जो कैसे करके रहते हैं वो क्या है, नियम, लॉ एंड कानून। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का ही एक जगह पे हम लोग आके पढ़ेंगे। जिसके बाद क्या है कि लोग एक व्यवस्था बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और उसके बाद वो क्या है, एक नागरिक बनते हैं। और नागरिक बनने का पूरा तरीका हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, सिविक्स में पढ़ते हैं। तो इसी कारण पार्ट 1 है क्लास 8th का। हम लोग जाके देखते हैं सबसे पहले कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग जाके देखेंगे तो हमको पता चलेगा क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न। पहला जो चैप्टर है वो है राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। भाई यूरोप को क्यों पढ़ रहे हैं, यूरोप तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। यूरोप कहाँ पे है, अगर दुनिया का नक्शा देखा जाए तो यूरोप कहाँ पे है। अगर भारत, ये अलग अलग हमारे पास कॉन्टिनेंट है, कितना कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एक नॉर्थ अमेरिका है,
एक साउथ अमेरिका, एक एशिया, एक यूरोप, एक अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया। तो पहला ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टार्ट हम लोग यूरोप से कर रहे हैं, वो भी राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि यूरोप तो यहाँ पे है, एशिया में हमारा प्यारा भारत है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं यूरोप को, और यूरोप में भी हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली बहुत सारे देश पढ़ेंगे। पहले हम लोग पुर्तगाल, स्पेन, इटली, अलग अलग देश है, जर्मनी, ब्रिटेन। लेकिन हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? ब्रिटेन पे, ब्रिटेन को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है, पहले मॉडर्न यानी कि आधुनिक युग से पहले क्या होता है, ब्रिटेन में धर्म का युग चलते रहता है। लोग धर्म के नाम पे अलग अलग लोग से लड़ाई करते रहते हैं, चर्च रहते हैं। ठीक, वहाँ पे क्या चल रहा था, सामंत लोग रहते हैं। सामंत मतलब कि कुछ लोग के पास, जिसके पास ज़मीन रहता है वही लोग राज करते रहते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में सामंतवाद चलते रहता है, फ्यूडलिज्म। जो सामाजिक व्यवस्था में धर्म चलते रहता है, और राजनीतिक व्यवस्था में क्या चलते रहता है, राजतंत्र, यानी कि राजा का बेटा राजा। लेकिन यूरोप में क्या होता है कि रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति आती है और आधुनिक विचार आता है। आधुनिक विचार में पहला चीज़ क्या आता है, सबसे पहले भाई क्या होगा, एक राष्ट्र होगा, एक नेशन होगा, ये आता है यूरोप में सबसे पहले। दूसरा, हम लोग धर्म को निजी जीवन से या फिर राज्य से अलग करेंगे। ठीक है, तो होते हैं धर्मनिरपेक्ष। राज्य अलग है, राज्य लोग चलाएंगे, और इसी में ही, इस राष्ट्र में सबसे पहले क्या बनेंगे, सबसे पहले यूरोप के बहुत सारे जो देश लोग हैं एक दूसरे से लड़ाई बढ़ना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि एक बॉर्डर बनाएंगे, और उस बॉर्डर में ये तुम्हारा क्या है, राष्ट्र है, तुम्हारा एक नेशन है, तुम्हारा एक देश है। यहाँ के लोग, एक बाउंड्री होगा और एक इसमें व्यवस्था होगा। व्यवस्था क्या होगा, जिसको बाद में रिपब्लिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। मतलब अब राजतंत्र नहीं चलेगा, इस राष्ट्र का जो प्रभु कौन होगा, गण होंगे। गण मतलब नागरिक होंगे, और वो नागरिक अपने में चुनेंगे, चुनाव होगा, और उस चुनाव के थ्रू वो राष्ट्रपति बन सकता है या फिर प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, और वो बनेगा और वो राज्य करेगा और वो राष्ट्र के लिए रहेगा, और एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक, ये चीज़। और दूसरा में हर एक आदमी को समानता रहेगा, हर एक नागरिक के यहाँ समान रहेंगे। कैसे? चुनाव होगा तो एक पर्सन एक वोट, एक वैल्यू, और वो सबको चुन सकता है, अपने राजा प्रजा को। और इस तरह से जो है बाद में हम लोग देखेंगे कि यूरोप में ही क्रांति आता है और सब लोग गणतंत्र अपना बनते हैं, और ये लोग राजतंत्र को, राजतंत्र है ना, मोनार्की को एंड करते हैं, यानी कि अब कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो ये वाला सिद्धांत यूरोप में ही आता है। कहाँ? फ्रांस के क्रांति के कारण। किसके कारण? फ्रांस की रिवॉल्यूशन के कारण। और सबको क्या मिलता है? एक तो लिबर्टी मिलता है, क्या, यानी कि स्वतंत्रता। दूसरा क्या मिलता है? इक्वालिटी, ठीक है ना, समानता। और तीसरा फ्रेटर्निटी, बंधुत्ता। ठीक, पहला चीज़ होता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो ये राजनीतिक व्यवस्था में सब बराबर। दूसरा लोकतंत्र बनते हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। क्या? डेमोक्रेसी कहाँ पे होता है? ये भी अमेरिका और यूरोप के मूल्यों के कारण ही होता है। तो इसमें क्या है, लोग चुनाव करके अपने राज्य बनाते हैं। और तीसरा जो होता है सेकुलरिज्म, धर्म का रोल सरकार चलाने में नहीं होगा।
3 कारण कहाँ पे आता है? यूरोप में आता है। इसी कारण यूरोप में एक राज्य बनता है, एक देश बनता है। तो इसी कारण पहला चैप्टर क्या है? यूरोप, आधुनिक यूरोप या राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। और ये मॉडर्न यूरोप कैसे बनता है? लोग पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई। इसको रीनेसेंस बोलते हैं, रीनेसेंस बोलते हैं, या फिर पुनर्जागरण बोलते हैं। और पुनर्जागरण में क्या होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, लोग में तर्क करने की क्षमता आती है। क्या? तर्क, प्रश्न पूछते हैं, उसके कारण आता है। तो पहला चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पे जब यूरोप में हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो साइंस का डेवलपमेंट क्या होता है? किसका? साइंस का डेवलपमेंट होता है। साइंस आते हैं, लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, तो क्या आता है? प्रिंटिंग प्रेस आता है। क्या? प्रिंटिंग प्रेस आता है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, संवाद करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? क्वेश्चन करते हैं, क्या गॉड है, नहीं है। तो उसके कारण नए नए क्या होता है? आविष्कार होता है। और नए नए आविष्कार के कारण क्या होता है? स्टीम इंजन खोजते हैं, वो खोजते हैं, तो उसके कारण बहुत बड़े बड़े क्या बनती हैं? कंपनी बनती हैं। तो सेकंड चैप्टर में इसी कारण एक कंपनी के बारे में पता करेंगे। उसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करने के लिए आता है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आता है अपने तकनीकी के कारण और लोग के कारण। और ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आके व्यापारी तो था, लेकिन जब टाइम मिलता है तो फिर क्या बन जाता है? वो राजनीतिक पावर को कंट्रोल कर देता है। इसी कारण तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे करके ब्रिटिश रूल कैसे डेवलप होता है, ब्रिटेन रूल कैसे करते हैं भारत में, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। फिर चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अब जब रूल करते हैं तब पता चलता है कि ये बाहरी हैं, तो अपने अपने नियम कानून सब कुछ को लेके आते हैं, जाते हैं। फिर यहाँ के लोग विद्रोह करते हैं, और क्यों विद्रोह करते हैं तो वो पढ़ेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, जिसको 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। कौन कौन से कारण रहते हैं? बहुत सारे कारण रहते हैं। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल, आर्थिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, ठीक है ना, ये सब कुछ पढ़ते हैं। इसी कारण इसके बाद अब पांचवा, अब यूरोप से ही तो रिनेसेंस होते हैं। यूरोप का नॉलेज लेके उन्हीं के नॉलेज को जब भारत में अप्लाई करते रहते हैं, हम लोग के कुछ लोग जाते हैं, जैसे कि गांधी हो गया, ठीक, नेहरू हो गया, फिर वो लोग भारत में आते हैं और भारत को नया आइडिया देते हैं, न्यू आइडियाज़ इन इंडियन सोसाइटी। और वो आइडिया क्या रहता है? वो आइडिया कुछ नहीं रहता है, वो आइडिया ये रहता है। क्या आइडिया रहता है? ये जितना पढ़े हम लोग, यही आइडिया रहता है कि लिबर्टी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, मतलब सबको आज़ादी होना चाहिए, समानता होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ये जितना भी है ना, जो यूरोप ने पहले सीख लिया, तो इसी कारण दूसरे देशों में जाके उसको रूल किया। ठीक है, उसके बाद ये तो न्यू आइडियाज़ होना चाहिए सोसाइटी में। तो ये सोसाइटी के आने के बाद अब इस आइडिया के कारण जब हमारे में एजुकेशन आता है, थोड़ा सा समझते हैं, प्रेस आता है, लिटरेचर आता है, तो ये लोगों में पहुंचता है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे स्वराज बोलता है, स्वराज दादा भाई नौरोजी, फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, फिर गांधी। तो ये लोग आके यहाँ पे सबको फैलाते हैं, और वो जो फैलाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमको भी तुम्हारे जैसे आज़ादी चाहिए, हमको भी जीना है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है। क्या होता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है। इसमें क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी यही आइडिया के ऊपर बात करते हैं, हमको भी लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी चाहिए, हमको भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है ना, बनाते हैं। तो ये होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो किसके खिलाफ़ लड़ते हैं? ब्रिटिश के खिलाफ़, उसी के तर्क से, उसी के नियम से, उसी के कानून से, और भारत को आज़ाद करते हैं। तो भारत को आज़ाद करते हैं तो फिर 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। जब भारत को आज़ाद करते हैं तो भारत में भी पहले राजतंत्र था, उसके बाद क्या? रिपब्लिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
रिपब्लिक बनाते हैं। और कैसे करके रिपब्लिक बनाते हैं? खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि उसका संविधान बनाते हैं, खुद संविधान। और उस संविधान में बोलते हैं कि हम लोग अब के बाद कोई भी राजतंत्र में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। राजतंत्र रहेगा तो कोई दूसरा वाला आएगा और हमको हमारे ऊपर राज करेगा, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, हम लोग भी धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर रहेंगे। सेकुलरिज्म मतलब स्टेट और धर्म अलग अलग रहेगा। तीसरा, वेलफेयर रहेगा। यहाँ पे भी जो ज़मींदार लोग कब्जा करके जो ज़मीन को रखे रहते हैं, जो राजा के पास रहता, वो सबको वितरण हो जाएगा। ये चीज़ करेंगे, रिपब्लिक बनेगा, ठीक। तो ये और ये कब होता है हम लोग को? 26 नवंबर 1950 रिपब्लिक बनता है भारत। और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। गणतंत्र में हमारा जो हेड कौन बनता है? प्रेसिडेंट। उसको भी चुनाव करके बनाते हैं। और दूसरा क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर। इतना आप किस में पढ़ोगे? इतिहास में पढ़ोगे। उसके बाद हाँ, अब देखो सिविक्स। अब इस यहाँ के बाद सिविक्स स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने 1950 में इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अपने देश में कैसे करके रहेंगे, कहाँ पे डिफाइंड है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे सिविक्स में। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने क्या किया है? हम लोग ने लड़ाई किसके लिए किया है? लिबर्टी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो लिबर्टी कैसे करके इंश्योर होगा? तो हम लोग को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके? चाहे शासक कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन हम लोग के संविधान में नागरिकों के लिए अपना स्वेच्छा से करने के लिए हमको क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। तो जिसको प्रधानमंत्री भी वायलेट नहीं कर सकता। जैसे ही फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, हम लोग किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो और फंडामेंटल राइट के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी दिया गया है। ऐसे कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते, बहुत सारी ड्यूटीज़ को निभाना पड़ेगा। इसीलिए तीसरा चैप्टर है। चौथा, जो सरकार बनेगा, रिपब्लिक बना है हम लोग का, ठीक है, वो कैसे करके चलेगा? तो उसके लिए केंद्र सरकार है। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो अभी कौन चला रहा है? मोदी जी। उसके बाद क्या है? और जैसे ही केंद्र सरकार, लेकिन हम लोग ने जो पावर है, शक्ति है, उसको विभाजित करके रखा है। कुछ से केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड करके रखा है। कैसे? एक केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या है? लेजिस्लेटिव, सेंटर लेजिस्लेचर मतलब संसद के पास, संसद जहाँ पे बैठते हैं, एमपी जो चुन के जाते हैं। और तीसरा क्या है? जुडिशरी के पास है। जुडिशरी है ना, न्यायपालिका। तो ये भारत में 3 है, एक केंद्र सरकार, एक लेजिस्लेटर और एक जुडिशरी। इसका काम क्या है? डे टू डे काम करना है, डे टू डे देश को मैनेज करना है। जैसे कि इसके लिए मोदी गवर्नमेंट कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट। लेजिस्लेटर कौन है? कोई भी एमपी जो बन के जाते हैं, चुन के जाते हैं। ये लोग क्या है? संसद में क्या बनाते हैं? नियम और कानून। जो लॉ बनाते हैं, कौन बनाते हैं? बिल पास करते हैं, एक्ट पास करते हैं संसद। जिसमें लोकसभा होता है, इसमें क्या होता है? लोकसभा के मेंबर कुछ होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा जो अलग है, इंडिपेंडेंट है, वो कौन है? जुडिशरी, ठीक। कुछ ये दोनों कुछ गड़बड़ करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली किसके पास चले जाते हैं? जुडिशरी के पास। एक तरह से पावर ये है। दूसरा टाइप से, अब ये पूरा व्यवस्था को चलाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पैसा, मनी। तो मनी कहाँ से आता है? लोग जो देते हैं, लोग देते हैं। पूरे 140 करोड़ है, ठीक है ना। 10 करोड़ लोग जो पैसा वाले हैं, ऊपर वाले, वो लोग क्या करते हैं? पैसा देते हैं सरकार को। पैसा सरकार को देते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। इसी कारण ये सरकार चलाने के लिए टैक्स इम्पोर्टेंट है, तो टैक्स लिखा गया है, ठीक। टैक्स यहाँ पे है, ठीक। ये उसके बाद अब देखो, ये लोग हैं, टैक्स कितने लोग दे रहे हैं? 10% दे रहे हैं। बाकी जो लोग कितने हैं? 90%। वो लोग क्या है? गरीब हैं। और गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो लोग कहाँ पे डिपेंड करते हैं?
ये लोग है देखो, अभी देखिए ऊपर के 10% लोग हमें सरकार को चलाने के लिए टैक्स दे रहे हैं। 90% में से अगर 20% देखें, 20% के आसपास लोग ऐसे क्या है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बहुत ही गरीब हैं। ठीक है, इतने लोग में से इतने लोग बहुत गरीब हैं, खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ से जब हम लोग इन लोग को पता चलता है, ये 70% लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये लोग सब के सब कहाँ किसके ऊपर 50% लोग, कितना 50% लोग किसके ऊपर डिपेंड है, कृषि पे निर्भर है करते हैं। ठीक है, और उनका आमदनी बहुत कम है। तो इसीलिए देश के जो गांव हैं 65 है ना, लगभग 70% गांव हैं, उसमें 50% लोग खेती में निर्भर करते हैं। और उनका अगर ये डेवलप करेंगे, ये विकास करेंगे तो पूरा देश विकास करेगा, है ना। तो इसी कारण हम लोग ने 7वां चैप्टर में हम लोग ने क्या रखा है, डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर क्यों रखा गया है, समझ में आया। उसके बाद अब एग्रीकल्चर और इंडिया, ठीक, अब एग्रीकल्चर और इंडिया में डेवलपमेंट करने के लिए बाधा क्या क्या है, लोग कोई गरीब क्यों हैं। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम है, आपको दिखेगा क्या क्या प्रॉब्लम दिखेगा। एक तो क्या, गरीबी, दूसरा क्या, वॉर, ठीक है ना, युद्ध हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, शांति कुछ करना है। तीसरा क्लाइमेट चेंज, क्या चेंज, ठीक है ना, धरती गर्म हो रही है उसके कारण। चौथा आपको क्या दिखेगा, रोज़गार नहीं है, ठीक है। तो अब इन सब को दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश एक साथ जब तक नहीं बैठेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। तो उसी के लिए हम लोग को पढ़ना, भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में सब बैठेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का पढ़े। वैसे ऊपर के लिए ऑर्गेनाइजेशन 8वां नंबर में क्या पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे अपन लोग। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन, देखो हम लोग डेवलपमेंट कब करेंगे, जब भारत और पाकिस्तान शांति रहेगा तब करेंगे ना, पड़ोसी। तो भारत का बाहर के साथ देश के साथ क्या क्या नीति है, तो फॉरेन पॉलिसी, क्या पढ़ेंगे, पॉलिसी, ठीक। उसके बाद हम लोग अपने देश अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं, अच्छा सिटीजन कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सरकार क्या कर रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सरकार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको जानने के लिए हम लोग को एक हमारे पास क्या है, शस्त्र है, उसका नाम क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इससे हम लोग सरकार हमारे लिए क्या कर रहा है वो जान सकते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से एक लोग होते हैं मेल होते हैं बायोलॉजिकली, कुछ फीमेल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं। तो जेंडर एक मुझ से पढ़ेंगे, जेंडर क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इशू है इसीलिए रखा गया है। जेंडर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना भी व्यवस्था है सब जहाँ पे आकर रुक जाता है, जेंडर पे आकर रुक जाता है। कैसे, ठीक है, भारत में जाति व्यवस्था है, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है, जेंडर को, महिला को होता है। क्योंकि पुरुष तो कहीं पे भी शादी कर सकता है, लेकिन क्या है कि महिलाओं को उनका चॉइस कम हो जाता है यहाँ पे। तीसरा, जो गरीबी भी देखने में मिलता है, तो गरीबी में भी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन होते हैं, गरीब में होते हैं महिला होंगे, जेंडर, ठीक है। उसके बाद कोई आपदा आता है तो सबसे बड़ा समस्या किसको आता है, महिला को। कोई भी इशू होता है तो कहाँ पे, जेंडर पे। अब लेकिन जेंडर में भी पुरुष महिला के अलावा और भी ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या है, कंप्लीट क्या सिविक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट सिविक्स पढ़ सकते हैं। और अभी ये इंट्रोडक्शन है, क्या है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ा अभी हम लोग ने, कि हमें पढ़ना क्या है। अब उसके लिए क्या सिलेबस ज़्यादा ज़रूरी है और टेबल ऑफ कंटेंट। तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं। ये पुस्तक क्या कोई काम का है, क्या कोई काम आएगा अपने जीवन में।
ठीक है। क्यों अभी जो आसपास में हो रहा है वो भारत से ज़्यादा हम लोग क्यों अमेरिका अमेरिका बार बार ट्रम्प ट्रम्प पढ़ रहे हैं? क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसमें हम लोग ने पढ़ा है। क्योंकि यूरोप में एक विचार आता है और वो विचार पूरा दुनिया को चेंज कर देता है और उसका इफ़ेक्ट सब जगह अलग अलग पड़ता है। यूरोप उससे शक्तिशाली बनता है, भारत उससे गुलाम बनता है। तो ये क्या है, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। इसी कारण क्या है कि इस पुस्तक में से कोई भी एक विचार तुम्हारे दिमाग में पकड़ गया तो तुम्हारा ज़िंदगी भी क्या हो सकता है,